कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। क्या बात है, कहानी आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है क्या? पहले सीज़न को आप लोगों ने इतना ढेर सारा प्यार दिया था, इसीलिए मैं इसका दूसरा सीज़न लेकर आई। लेकिन ना ही आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं, लाइक आ रहे हैं और ना ही बिल्कुल भी व्यूज़ आ रहा है। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी नहीं लग रही है तो आप लोग बता सकते हैं, मैं कहानी को बंद कर दूँगी। माहिर गुस्से में वहाँ से चला गया। उसकी जीप जैसे ही कंपाउंड से बाहर निकली, ठीक उसी वक्त अमोली की स्कूटी कंपाउंड के अंदर आई। उसने पीछे मुड़कर जीप को देखा और उस स्कूटी पार करके लिफ्ट से अपने फ्लैट में आई। दी कहाँ हो आप? अमोली कीर्ति को पुकारते हुए अंदर आई और कीर्ति जो इस वक्त अपने रूम में अपनी बाह पर लगे जख्म पर पट्टी कर रही थी, अमोली की आवाज़ सुनकर जल्दी से उसने अपने कंधे पर दुपट्टा रख कर वहाँ पर लगे जख्म को छुपा लिया। रूम में हूँ, बता क्या हुआ, इतना क्यों शोर मचा रही है? दी, अभी अभी यहाँ से पुलिस की गाड़ी बाहर निकली, क्या आपके ठाकुर जी यहाँ आए थे? अमोली मुस्कुराते हुए शरारत से बोली, जिस पर कीर्ति उसे घूरने लगी। तेरा दिमाग कुछ ज़्यादा ही इन सब चीज़ों में रह रहा है। ये पढ़ने की उम्र है तो पढ़ाई पर ध्यान दे। जाकर फ्रेश हो, मैं तेरे खाने के लिए कुछ बनाती हूँ। कीर्ति ने बात को टालना चाहा पर अमोली कहाँ मानने वाली थी। दी, बताओ ना क्यों आए थे? वो जिद करते हुए पूछी। हाँ मेरी माँ, वही थे, केस के बारे में कुछ डिस्कस करना था इसलिए आए थे। अब मिल गया तेरा जवाब, अब जा यहाँ से। वैसे ये डिस्कशन कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक था, है ना? क्या मतलब तेरा? मतलब ये कि आपके होठों की फैली हुई लिपस्टिक तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है, अमोली ने हंसते हुए कहा, जिस पर कीर्ति झेप गई और जल्दी से अपने होठों को साफ करके बोली, जा अपने रूम में वरना मुझसे थप्पड़ खाएगी। हाय, कोई तो मिला मेरी दी के टक्कर का, फाइनली मुझे जीजू मिल गए। अमोली हंसते हुए बोली और अपने कमरे में भाग गई, पर उसने कीर्ति के चेहरे के एक्सप्रेशन को नोटिस नहीं किया, जो उसके जीजू कहने पर कुछ ज़्यादा ही सख्त हो गए थे। इट्स इम्पॉसिबल अम्मू, वो कुछ सोचते हुए खुद से बोली। ताबे, तुम्हें ये खन्ना खानदान के इतिहास के बारे में कुछ पता है क्या? माहिर सामने देखते हुए पूछा। कांस्टेबल ताबे जो जीप ड्राइव कर रहे थे, माहिर की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, क्यों साहब, आपको खन्ना खानदान में इतना इंटरेस्ट क्यों होने लगा? कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ लिया। फिर कुछ सोचकर मन ही मन खुद से बोला, ये लड़की कितनी सुलझी हुई दिखती है, मेरे सामने खुद को उतना ही बिगड़ैल दिखाने की कोशिश करती है, पर मुझे इसकी आंखों में तो खामोशी और दर्द का सैलाब दिखता है, जिसे उसने अपने सीने में कहीं दबा कर रखा है। एक ज़माने में विक्रांत खन्ना के पापा ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक कंपनी शुरू की थी। जब कंपनी काफ़ी आगे निकल गई तो उस वक्त दोनों ने अपने सलाह मशवरा से अपनी कंपनी को अलग अलग कर लिया। उस वक्त विक्रांत खन्ना के पापा के दोस्त की कंपनी कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गई और विक्रांत खन्ना की कंपनी डूबने के कगार पर थी। उस वक्त विक्रांत खन्ना ने अपनी कंपनी को बचाने के लिए अपने पापा के दोस्त की बेटी से शादी कर लिया। उन्होंने जिस लड़की से शादी की उसका नाम तो स्वर्णा खन्ना था। उस वक्त स्वर्णा खन्ना के पापा ने विक्रांत की काफ़ी मदद की थी, जिससे उसकी कंपनी काफ़ी आगे निकल गई। एक समय आया जब विक्रांत खन्ना का अफेयर उसी के सेक्रेटरी के साथ चलने लगा। जब ये बात स्वर्णा खन्ना को पता चली तो उस वक्त उन दोनों में काफ़ी लड़ाई हुई और इसका बुरा असर उनके 5 साल के बेटे विवान खन्ना पर पड़ा, जो आज एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है। स्वर्णा खन्ना ने अपने अब स्वाभिमान को चुना और विक्रांत खन्ना से डाइवोर्स लेकर उनके घर को छोड़ दिया और अपने बलबूते पर अपने पापा की कंपनी को आगे बढ़ाने लगी। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत खन्ना ने अपनी सेक्रेटरी नीलम से शादी कर ली। इसके बाद उनके 3 बच्चे हुए, एक सबसे बड़ा बेटा अथर्व खन्ना और 2 बेटियां। बेटियों का नाम तो मुझे नहीं पता और बेटे का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने भी अपनी बीबी के साथ बहुत गलत किया था, जिसका अंजाम उसकी बीबी की बहन और विवान खन्ना की पत्नी संजना खन्ना ने उसे सड़क के बीचों बीच जलाकर इंसाफ किया। कांस्टेबल ताबे ने शुरू से लेकर अंत तक सारी कहानी माहिर को सुना डाली। डियर रीडर्स, सीज़न 1 में इनकी पहली कहानी है, तो अगर आप लोगों को समझ ना आए तो प्लीज़ आप लोग सीज़न 1 एक बार ज़रूर रीड कीजिएगा। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। माहिर बोला,
और उनकी 2 बेटियां, आई मीन वो दोनों क्या अपनी फैमिली के साथ रहती हैं? माहिर को पता था कीर्ति कौन है, पर फिर भी उसने सवाल किया। नहीं साहब, जब अथर्व खन्ना की मौत हुई उसके 2 महीने बाद पता नहीं क्या हुआ कि अचानक से उसकी बीबी नीलम की डेथ हो गई और उसकी दोनों बेटियां घर छोड़कर चली गई। अब इससे ज़्यादा तो मुझे कुछ नहीं पता। क्या बात करते हो यार, तुम भी ताबे पूरा का पूरा रामायण सुना डाला और अब बोल रहे हो कि तुम्हें इससे ज़्यादा नहीं पता। माहिर ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर ताबे भी मुस्कुराने लगा। नहीं साहब, मेरे घर के बगल वाली पड़ोसी हैं ना नंदाबाई, वो वहीं काम किया करती है। उसी ने मेरी बीबी को बताया और आप तो जानते हैं बीबियों के पेट में कोई बात कहाँ पचती है। उसने मेरे सामने उगल दिया, ताबे ने कहा। खन्ना मेंशन में संजना अपने रूम में बेड पर बैठकर न्यूज़ देख रही थी, जिसके अगल बगल हेडलाइंस बताए जा रहे थे। निशा रेप एंड मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा। इस केस के साथ जुड़ा मंत्री वेदांत जायसवाल के बेटे का नाम। आशंका लगाई जा रही है इसके साथ मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट समक्ष कपाड़िया के भाई का नाम भी जुड़ा हुआ है। क्या होगा पुलिस का अगला कदम? क्या पुलिस इन बड़े बड़े लोगों को सज़ा दिला पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे न्यूज़ चैनल के साथ। और भी ना जाने क्या क्या हेडलाइंस हर एक न्यूज़ चैनल पर बताई जा रही थी। संजना बड़े ध्यान से इन सब न्यूज़ को देख रही थी कि अचानक से उसे अपने पैरों पर कुछ महसूस हुआ। उसने नज़र टीवी से हटाकर पैरों की तरफ मुड़ा तो सावी उसके पैरों को पकड़कर बेड पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। संजना ने मुस्कुराते हुए सावी को उठाकर बेड पर बैठा दिया और उसे पुचकारते हुए बोली, कहाँ थी मेरे लाडो रानी? मम्मा, पापा। सावी अटक अटक कर बस इतना ही बोल पाई। मतलब मेरी लाडो रानी को पापा की याद आ रही है? पर आपके पापा तो अभी ऑफिस में बिजी होंगे। वेट, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। संजना ने विवान को वीडियो कॉल किया और सावी के सामने रख कर बोली, बात करो पापा से। पापा। सावी की लड़खड़ाती हुई आवाज़ को सुनकर विवान, जो किसी फाइल में घुसा हुआ था, उसने अपनी नज़रें जल्दी से फाइल से हटाकर फ़ोन की तरफ घुमाया तो उसके चेहरे पर बड़ी वाली मुस्कुराहट तैर गई। कैसी है मेरी गुड़िया रानी? पापा को मिस कर रही हो बच्चा? वो प्यार से उसे लाड दुलार से पुचकारते हुए बोला, जिस पर सावी और भी ज़्यादा खिलखिलाकर पापा पापा की रट लगाने लगी। डोंट वरी बच्चा, पापा अभी 5 मिनट में आ रहे हैं। उसने अभी इतना ही कहा था तभी उसके कानों में नयन, तारा और बाकी बच्चों की आवाज़ पड़ी। वो सब रूम में आए और एक एक करके बेड पर कूद कर बोले, पापा आते वक्त ना मेरे लिए ब्राउनी लेते आना। पापा मेरे लिए चॉकलेट, प्लीज़ प्लीज़, मेरी ख़त्म हो गई है, तारा ने कहा। और पापा मेरे लिए आलू मटर की चाट लेते आना, मुझे ना खाने का बहुत मन है, इस बार नेहा ने कहा। उन सब की क्यूट क्यूट फरमाइशों को सुनकर विवान के साथ संजना के होठों पर भी मुस्कुराहट तैर गई। आप लोगों को जो भी चाहिए मम्मा को बता दो, वही मुझे मैसेज कर देंगी ताकि मैं अपने बच्चों की फरमाइशों को भूल ना जाऊं। ओके पापा, सबने एक साथ चिल्लाकर कहा। संजना ने उन सब के हाथ से फ़ोन लिया और उन्हें सावी के साथ खेलने के लिए बोलकर बालकनी में आ गई। बच्चों के 2 डिमांड सुन लिया तुमने, पर बीवी के लिए क्या लाने का इरादा है? संजना प्यार से मुस्कुराते हुए बोली, जिस पर भी विवान की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा बढ़ गई। वैसे क्या चाहिए मेरी जंगली बिल्ली को? विवान ने पूछा और अपनी कार की चाबी उठाकर केबिन से बाहर निकल गया। आज तुम्हें खाने का इरादा है? संजना शरारत से बोली, जिस पर विवान भी मुस्कुराते हुए बोला, इरादा तो मेरा भी यही है, पर उससे पहले मुझे कहीं जाना है, तो मिलते हैं रात को। टेक केयर स्वीट हार्ट। इतना कहकर विवान कॉल कट करने ही वाला था तभी संजना उसे रोकते हुए बोली, विवान सुनो। बोलो। कीर्ति को गोली लगी थी। संजना ने बस इतना ही कहा और विवान के बढ़ते हुए कदम अचानक से रुक गए। उसके चेहरे पर जो थोड़ी देर पहले इतनी ज़्यादा खुशी और मुस्कुराहट थी, अचानक से बिल्कुल सख्त हो गया था। उसने अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लिया और अपने ख्यालों को झटक कर बोला, आई नो। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। दूसरी तरफ से संजना हेलो हेलो बोलती रह गई, पर तब तक कॉल कट चुकी थी। उसने दोबारा ट्राई किया, फिर भी विवान ने कॉल रिसीव नहीं किया। हे भगवान, ये लड़का भी ना। संजना झुंझलाकर अंदर आने लगी तभी उसके फ़ोन पर विवान का मैसेज आया, जिसमें लिखा था, मुझे पहले से पता था और अभी मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ। कार ड्राइव कर रहा हूँ इसलिए कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा था। बाय, आई लव यू जान।
उसका मैसेज पढ़कर संजना के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और वो खुद से बोली, चाहे मैं खुद अपने हाथों से इसकी जान क्यों ना ले लूं, पर फिर भी ये कभी मुझसे नाराज़ होने वाला नहीं है। पता नहीं क्यों मुझसे इतना प्यार करता है यार, क्योंकि आप बहुत स्वीट हो। उसके कानों में तारा की आवाज़ आई, जिसे सुनकर उसकी मुस्कुराहट और भी बढ़ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, सिर्फ इसलिए वो मुझसे इतना प्यार नहीं करता क्योंकि मैं बहुत स्वीट हूँ। वो मुझसे इतना प्यार इसलिए करता है क्योंकि मेरे साथ हमारे बच्चे भी बहुत स्वीट हैं। कीर्ति और अमोली हमेशा की तरह सोफे पर बैठकर बातें करते हुए खाना खा रहे थे। तभी उनके कानों में डोरबेल बजने की आवाज़ पड़ी। अमोली उठकर दरवाज़ा खोली तो उसके सामने विवान खड़ा था, जिसे देखकर अमोली बहुत ज़्यादा खुश हुई और विवान के गले लग गई। वाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़ ब्रो, आप यहाँ कैसे? आई मीन इस वक्त। वो विवान को वहाँ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई और हैरान भी। क्यों नहीं आ सकता क्या? यहाँ आने के लिए मुझे किसी रीज़न या वक्त की ज़रूरत है क्या? विवान नो आईब्रो टेढ़ी करके उससे सवाल किया, जिस पर अमोली मुस्कुराते हुए बोली, आप कभी भी यहाँ आ जा सकते हो। आफ्टर ऑल किसकी इतनी हिम्मत जो अमोली के ब्रो को यहाँ वहाँ आने जाने से रोके? हो गया तेरा ड्रामा। विवान ने उसके कान खींच लिए। आउच ब्रो, वो मुस्कुराते हुए उसके बाँह को अपने दोनों हाथों से पकड़कर अंदर लाई। विवान के साथ एक फीमेल डॉक्टर भी अंदर आ गई। कौन है अम्मू? कीर्ति, जो टीवी देखते हुए खाना खा रही थी, उसने अपनी नज़रें टीवी से हटाकर जैसे ही अमोली के साथ खड़े विवान पर पड़ी तो उसके हाथ से खाने की प्लेट गिरते गिरते बची। क्या हुआ? इतना शॉक्ड क्यों हो रही हो? क्या मेरा यहाँ आना तुम्हें पसंद नहीं आया? विवान ने बिना किसी भाव के कहा। नहीं, आई मीन वो। कीर्ति से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। डॉक्टर चेक हर राइट हैंड। विवान ने डॉक्टर को इशारा किया तो डॉक्टर कीर्ति के पास आ गई। अमोली को कुछ समझ नहीं आया, आखिर चल क्या रहा है? क्या हुआ भाई? दी को कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। चल तू मुझे अपने हाथों से एक ब्लैक कॉफ़ी बनाकर पिला। विवान उसका हाथ पकड़कर किचन में आ गया। ब्रो, अमोली ने विवान को पुकारा, जो इस वक्त फ्रिज से दूध निकाल रहा था। बोल, आप हमसे इतना प्यार क्यों करते हो? अमोली के सवाल पर विवान सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। वाट यू मीन? आई मीन कि आप हमारे डैड, मेरी मॉम और यहाँ तक कि अथर्व भाई से इतनी ज़्यादा नफरत करते हो कि कभी उनकी शक्ल देखना भी आपको पसंद नहीं। फिर आप मुझसे और दी से इतना प्यार क्यों करते हो? इनफैक्ट अभी से नहीं, जब हम छोटे थे तब से मैंने आपको हमारा ख्याल रखते हुए देखा है। भले ही हम लोग साथ में ना रहें, पर आपने कभी हमें यह एहसास नहीं होने दिया कि हमारा हमारा रिश्ता सौतेलेपन का है। तेरे दिमाग में ऐसे फिजूल की बातें आई कहाँ से? और रिश्ते सौतेलेपन के हो या खून के, उनमें जज्बातों का होना अहम होता है। जिस रिश्ते में जज्बात ही ना हो वो रिश्ता रिश्ता नहीं, बोझ होता है। और मैंने अपनी और विक्रांत खन्ना के रिश्ते को सिर्फ और सिर्फ एक बोझ माना है। रही बात तुम दोनों की, तो तुम दोनों मेरी बहनें हो, ये सच कोई नहीं बदल सकता। आपको पता है, आप और दी दोनों बिल्कुल एक जैसे हो, गुस्सैल। जब एक बार गुस्सा आता है तो दोनों किसी की नहीं सुनते और दोनों सेम लेवल पर डैड से नफरत करते हो। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, डैड से इतनी नफरत होने के बावजूद भी आप दोनों के अंदर मैंने कहीं ना कहीं उनके लिए रिस्पेक्ट देखी है। वो इसलिए क्योंकि भले ही उन्होंने हमारी माँओं को धोखा दिया, पर उनके धोखे ने हम दोनों को इतना अच्छा भाई दिया और इन्हें हम दोनों जैसे इतनी प्यारी प्यारी बहनें। कीर्ति, जो दरवाजे पर खड़ी होकर कब से अमोली और विवान की बातें सुन रही थी, उसने कहा, और उसकी बातें सुनकर विवान और अमोली दोनों उसे देखने लगे। विवान के नज़रों को अपने ऊपर पाकर कीर्ति ने अपनी नज़रें नीचे झुका लिया। विवान चुपचाप बिना किसी भाव के कीर्ति को देख रहा था और वहीं अमोली विवान को देखकर ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वो कीर्ति को ऐसे क्यों देख रहा है। माहिर अच्छा आदमी है, पर अपना ध्यान भी रखा कर। अगर अगली बार गोली तो क्या एक खरोच भी तुझे आई तो फिर मुझे तुम दोनों ननद भाभी के लफड़े में घुसने से कोई नहीं रोक सकता। भले ही मैंने तुम दोनों को पूरी आज़ादी दी हुई है, पर मेरी एक शर्त हमेशा से रही है कि तुम दोनों को जो भी करना हो करो, पर हाल हाल में खुद को सेफ रखो। अगर अगली बार तुझे गलती से भी गोली लगी तो डॉक्टर नहीं लाऊंगा, बल्कि अपने हाथों से तेरा गला दबा दूंगा, समझी? विवान ये सब काफ़ी गुस्से में बोल रहा था, जिसे कीर्ति चुपचाप अपनी नज़रें नीचे झुकाकर सुन रही थी।
लेकिन वहीं खड़ी अमोली मुंह दबाकर हंस रही थी। आखिर उसकी जंगली बहन किसी के सामने तो शांत थी। और तू दांत दिखाना बंद कर, अभी 1 साल भी नहीं हुए तेरे 8 सर्जरी को, और तुझे अभी से बास्केटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लेना है। कल कॉलेज जाते ही फॉर्म को फाड़ कर फेंक देना। अगर तूने फॉर्म फिलअप किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बार विवान ने अमोली को डांटा, जिस पर उसका मुंह बन गया। ब्रो, दिस इज नॉट फेयर। आप अभी दी को डांट रहे थे ना, तो उन्हें डांटो ना। और रही बात बास्केटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की, तो यू नो ना, इट्स माई ड्रीम। आप चाहे कुछ भी कहो, मैं तो हिस्सा लेकर रहूंगी, अमोली ने मुंह बनाकर कहा। टांगे तोड़ दूंगा तेरी। कीर्ति और विवान ने एक साथ उसे डांट लगाई, जिस पर अमोली हैरानी से दोनों को देखने लगी। और कीर्ति विवान एक दूसरे को। वी नो ये तेरी ड्रीम है, बट अभी तू पूरी तरह से फिट एंड फाइन नहीं हुई है। नेक्स्ट ईयर पार्टिसिपेट कर लेना, कीर्ति ने कहा। बट बोल दिया ना, नेक्स्ट ईयर लेना मतलब नेक्स्ट ईयर लेना। अगर ज़्यादा जबान चलाई तो हाथ पैर बांध कर घर में बैठा दूंगा। चल काफ़ी बना, या फिर बिना काफ़ी पिलाए मुझे यहाँ से भेजने का इरादा है? बनाती हूँ, अमोली नाक मुँह सिकुड़ कर बोली और भनभनाते हुए काफ़ी बनाने लगी। उसे भनभनाते हुए देखकर कीर्ति और विवान दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ हाँ, हंस लो दोनों। ब्रो, आप एक बार घर जाओ, फिर मैं भाभी को फ़ोन करके आपकी शिकायत करती हूँ। कहूँगी आपने मुझे बहुत डांटा है, फिर भाभी अच्छे से आपकी खबर लेंगी। अमोली काफ़ी बनाते हुए विवान को धमकी दी, जिसे विवान ने काफ़ी लाइटली लेते हुए कहा, फिर तो तेरा नेक्स्ट ईयर भी कैंसिल। ब्रो, यू आर सो खड़ूस। आई नो डियर। विवान उसके सिर पर चपत लगाकर बाहर आ गया। कीर्ति विवान के पीछे पीछे बाहर आई और उसके सामने जाकर सर नीचे झुकाकर बोली, आई नो भाई, आप यहाँ क्यों आए हो, पर मेरा जवाब आज भी वही है, मैं आपके साथ आपके घर नहीं आऊँगी। मेरे साथ मेरे घर क्या, तेरे भाई का घर तेरा घर नहीं है? विवान ने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल पूछा। विवान के सवाल पर कीर्ति कुछ नहीं बोल पाई। उसकी यूं चुप रहने से विवान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। पिछले 2 साल से लगातार वो कीर्ति और अमोली को अपने साथ ले जाना चाहता था, पर कीर्ति की जिद थी कि वो ना ही विवान के घर जाएगी और ना ही विक्रांत खन्ना के। काफ़ी देर तक जब कीर्ति ने कोई जवाब नहीं दिया तो विवान गुस्से में वहाँ से चला गया। उसके जाते ही अमोली काफ़ी लेकर बाहर आई और कीर्ति से पूछी, भाई कहाँ गए? चले गए, कीर्ति धीरे से बोली और अपने रूम में चली गई। एक बड़े से आलीशान घर में हाल के बीचों बीच बड़ी सी टीवी पर निशा के केस की न्यूज़ चल रही थी। वहाँ एक लगभग 50-60 साल की औरत पूरे रोआब से किंग साइज सोफे पर बैठी उस न्यूज़ को देख रही थी, और ठीक उसके बगल में दूसरे सोफे पर तकरीबन 28-29 साल का एक लड़का बैठा था, जिसके चेहरे पर काफ़ी गंभीर एक्सप्रेशन थे, और उसके पीछे लगभग 23-24 साल का एक लड़का खड़ा अपने चेहरे पर परेशानी लिए कभी उस न्यूज़ को देख रहा था, कभी उन दोनों को। समझ, किसी भी कीमत पर कपाड़िया खानदान की इज्जत नीलाम नहीं होनी चाहिए। चाहे कुछ भी करो, इस केस को बंद करो या इन मीडिया वालों के मुंह पर ताला लगाओ, या फिर इस केस के तहकीकात कर रहे ऑफिसर्स को इस दुनिया से मिटा दो, पर मेरे बेटे पर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। वो औरत अपने एक एक बात को बड़े ही सलीके और गंभीरता से बोल रही थी। जी माँ, आप फिक्र मत कीजिए, जब तक मैं जिंदा हूँ कपाड़िया खानदान की इज्जत कभी नीलाम नहीं होगी, और ना ही निर्वाण को कुछ होने दूंगा। आप निश्चिंत रहें, समझ, कपाड़िया ने कहा। महिमा कपाड़िया ने एक बार फिर निर्वाण को देखा, जो चेहरे पर परेशानी के भाव लिए उसे ही देख रहा था। वो उसके पास आई और सर पर हाथ रखकर बोली, फिक्र मत कर बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा। ये 2 कौड़ी के ऑफिसर्स और इन मीडिया वालों को हम यूं ही झूठे साबित कर देंगे। तू बस अपने लाइफ को एंजॉय कर। थैंक यू माँ। निर्वाण खुशी से अपनी माँ के गले लग गया। वो अपने रूम में जा चुकी थी और उसके पीछे समझ सोफे पर बैठा कुछ सोच रहा था। काफ़ी देर बाद वो अपने आदमी को बुलाकर बोला, सुना है कुछ सीक्रेट ऑफिसर इस केस को हैंडल कर रहे हैं। सारे ऑफिसर्स की डिटेल अगले 1 घंटे में मेरे टेबल पर होनी चाहिए। जी सर, उसके आदमी ने कहा और वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने चला गया। डोंट वरी छोटे, तुझे कुछ नहीं होगा। ये सड़क छाप 2 कौड़ी की लड़कियाँ होती ही हैं हम जैसे अमीरों के शौक़ पूरे करने के लिए। तूने भी बस अपने शौक़ ही पूरे किए हैं। अपने लाइफ पर ध्यान दे, बाकी सब मैं हैंडल कर लूँगा। समझ की बात सुनकर निर्वाण काफ़ी हद तक रिलैक्स हो गया और वहाँ से चला गया।
मैं अपने भाई को कुछ नहीं होने दूंगा, उसके लिए चाहे मुझे लाशों की ढेर ही क्यों ना लगानी पड़े। इधर विवान जब घर आया तो थोड़ा गुस्से में था। उसने डिनर भी नहीं किया, डायरेक्ट अपने कमरे में चला गया और वहां से वॉशरूम में। उसे गुस्से में देखकर संजना काफ़ी कुछ समझ चुकी थी, पर उसने विवान से कुछ भी नहीं पूछा। विवान जब वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आया तो रूम का नज़ारा देखकर उसके होठों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि रूम में हर जगह रंग बिरंगे कैंडल्स जल रहे थे। टी टेबल पर कैंडल्स के बीचों बीच डिनर की अरेंजमेंट की गई थी और बेड पर गुलाब की पंखुड़ियों से स्माइल प्लीज़ लिखा हुआ था। वो टॉवेल से अपने बालों को पूछते हुए कबर्ड तक आया, वहाँ से एक शर्ट निकाल कर पहन लिया और उसके बटन लगाते हुए बोला, जान, डोंट यू थिंक मेरे साथ रहते रहते तुम भी कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो गई? ओह हेलो मिस्टर, ज़्यादा ख्याली पुलाव मत बनाओ, ये तो बस तुम्हारे गुस्से को शांत करने के लिए था। ज़्यादा खुरापात अपने दिमाग में लाए ना तो एक पल में बैंड बजा दूंगी। चलो चुपचाप खाना खाओ, संजना ने अपने हाथ बांधकर उसे घूरते हुए कहा। और अगर मैं कहूँ कि इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही मेरा गुस्सा कम नहीं हुआ तो? विवान अपनी एक आईब्रो उचकाकर पूछा। तो मेरे पास और भी तरीके हैं। जैसे? विवान ने उसकी तरफ अपना एक कदम बढ़ाते हुए कहा। जैसे कि तुम्हें बच्चों के रूम में सुला देना, बच्चों को देखकर तो ऐसे ही तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा। या फिर तुम्हारी ऑफिस के 7-8 फाइलें लाकर तुम्हारे हाथों में थमा देना। काम के आगे तो तुम्हारा गुस्सा तो यूं ही गायब हो जाएगा। संजना जानबूझकर इधर उधर की बातें बोली, जिस पर विवान घूरकर उसे देखने लगा। हद है यार, मतलब अपने इस नाचीज पति की कोई कद्र ही नहीं है तुम्हें? कभी तो थोड़ा रोमांटिक हो जाया करो। पर नहीं, तुम्हें तो बस लड़ाका ही बनना है। विवान गुस्से से बोला और अपने कदमों को टी टेबल की तरफ मोड़ दिया। वो वहां पर पहुंचा और बैठकर चुपचाप डिनर करने लगा। संजना मुस्कुराते हुए उसके पास आकर उसके बगल में बैठ गई और अपने हाथों से एक निवाला लेकर विवान की तरफ बढ़ाई, पर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। संजना भी कहाँ कम थी, उसने डायरेक्ट विवान का कॉलर पकड़ा और अपने बिल्कुल करीब खींचकर बोली, अगर मेरे हाथ से नहीं खाया ना तो अगले 2 दिनों तक खाना नहीं मिलेगा, समझे? उसकी धमकी सुनकर विवान हैरानी से उसे देखने लगा और थोड़ा गुस्से में बोला, वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, ये गलत है जान। इश्क में क्या गलत क्या सही पति देव जी, जहाँ इश्क हो वहाँ थोड़ी शरारतें, शैतानियाँ, मनमानियाँ और थोड़ा थोड़ा प्यार भी चलता है। संजना मुस्कुराई और अपने हाथों से उसे खिला दिया। विवान ने भी संजना को अपने हाथों से खिलाया। खाना खत्म करके वो वॉशरूम में हैंड वॉश करने चला गया। संजना भी प्लेट्स नीचे रख के आ चुकी थी। उसकी नज़र बेड पर पड़ी, जहां उसने अभी थोड़ी देर पहले गुलाब की पंखुड़ियों से स्माइल लिखा था। वहीं विवान ने आई लव यू लिख दिया था, जिसे देखकर संजना के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। सिर्फ मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा जान, विवान पीछे से उसे अपनी बाहों में भरकर बोला और उसके बालों पर किस कर लिया। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? खाने के बाद मुझे मीठा डिजर्ट चाहिए। तो हटो, मैं तुम्हारे लिए डिजर्ट लेकर आती हूँ। जो मीठा मुझे चाहिए वो सिर्फ तुम्हारे पास है। विवान ने अपनी बात खत्म की और संजना को अपनी तरफ घुमाकर उसके होठों को लॉक कर दिया। संजना ने भी कोई विरोध नहीं किया और अपने हाथों को विवान के कंधे पर कस दिया। कुछ पल के बाद विवान संजना को अपनी बाहों में उठाया और बेड की तरफ बढ़ गया। अगली सुबह खिड़की के पर्दों से छन कर आती सूरज की रोशनी ना जाने कब से संजना की नींद में खलल डाल रही थी। वो बार बार अपने चेहरे को पीले से छिपाए जा रही थी, लेकिन अपने चेहरे पर पड़ती सूरज की झिलमिलाती रोशनी को रोकने में नाकाम रही। थक कर उसका नींद भी उसका साथ छोड़ गए और वो आंखें मलते हुए उठकर बैठ गई। उसने टाइम देखा तो 6 बज रहा था। अब उसकी नज़रें विवान पर पड़ी, जो सुकून से उसकी तरफ पीट करके सो रहा था। संजना के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। विवान इस वक्त शर्टलेस था, क्योंकि उसकी शर्ट संजना ने पहन रखी थी। संजना मुस्कुराते हुए पीछे से उसके ऊपर झुकी और उसके गाल पर बाइट करके बोली, गुड मॉर्निंग पति देव जी। संजना की आवाज़ सुनते ही नींद में ही विवान के होठों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। वो अपनी आंखें बंद किए हुए ही पीछे मुड़ा और संजना की कमर पर हाथ रखकर अपने ऊपर खींचकर बोला, गुड मॉर्निंग जान। संजना ने मुस्कुराते हुए उसके सर से अपना सर टिका लिया और उसके होठों को हल्का सा चूम कर बोली, अब बताओगे कल रात हुआ क्या था? तुम्हारे ये गाल गुस्से में फूले हुए क्यों थे? क्योंकि कीर्ति ने फिर यहाँ आने से मना कर दिया।
यार मुझे समझ नहीं आता उस लड़की का, जब मुझे भाई मानती है तो उसे यहाँ आने में प्रॉब्लम क्या है। मैं नहीं चाहता हमारा इतना बड़ा परिवार होते हुए भी मेरी दोनों बहनें अकेले रहे। मुझसे फिक्र है उन दोनों की, और वो है कि जिद पर अड़ी हुई है। क्या करूँ मैं। विवान संजना के बालों में अपनी उंगलियां उलझाकर बोल रहा था और संजना ध्यान से उसकी बातों को सुन रही थी। उसके यहाँ ना आने का रीज़न उसका जिद्दीपन नहीं है, बल्कि उसकी गिल्ट है। तुम तो अच्छे से जानते हो ना कितना कुछ झेला है उसने अपनी लाइफ में। फिर इतनी आसानी से सब कुछ नॉर्मल होना थोड़ा मुश्किल है। जैसे इतने महीने उसका इंतज़ार किया, थोड़ा और कर लो। आई एम श्योर कभी ना कभी वो इस घर में ज़रूर आएगी, संजना ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा। भाभी भाभी दोनों एक दूसरे के बातों में उलझे हुए थे। तभी उनके कानों में मूंगी की आवाज़ पड़ी जो संजना को आवाज़ दे रही थी। संजना ने विवान के गाल पर किस किया और बेड से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने मूंगी खड़ी थी। वो संजना को कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन संजना को देखकर उसकी आवाज़ उसके गले में ही अटक गई। संजना ने विवान का वाइट शर्ट पहन रखा था जो उसके घुटने से थोड़ा ऊपर तक आ रहा था। उसके घुघराले बाल आपस में कुछ ज़्यादा ही उलझे हुए थे और गर्दन पर लव बाइट के निशान देखकर मुगी अपनी आंखें छोटी करके संजना से बोली, भाभी कमरे में क्या चल रहा था। संजना ने उसे घूर कर देखा और डांटते हुए बोली, कुछ ज़्यादा ही शौक है तुझे बंद कमरे के अंदर क्या चल रहा था जानने की। पहले बता क्या बोलने आई है, पहले मेरी बातों का जवाब तो दो। क्या चल रहा था अंदर। लगता है पूरी राहत साहब ने आपको सोने नहीं दिया, वो मजाक करते हुए बोली और खिलखिलाकर हंसने लगी। संजना ने अपने दोनों हाथ फोल्ड किए और दरवाजे के एक साइड टेक कर तिरछी मुस्कुराहट लिए बोली, तुम्हारे सवालों का जवाब ज़रूर दूंगी, पर जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो उसके अगले दिन मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब दूंगी। उसकी बात सुनकर मूंगी छेप गई और शर्माते हुए बोली, क्या भाभी आप भी। अब क्या हुआ, अपने बात पर आई तो एक ही बार में शर्मा गई। अब बोल क्या बोलने आई थी, क्या सावी उठ गई। संजना ने पूछा। हाँ भाभी, छोटी बेबी जी तो कब की उठ गई हैं, वो हाल में खेल रही हैं, पर मैं आपको ये बताने आई थी कि कोई आपसे मिलने आया है। नीचे हाल में ही बैठा है और उसके साथ 7-8 गार्ड्स भी हैं। मूंगी ने बताया। नाम क्या बताया उसने, संजना पूछी। पता नहीं भाभी, नाम पूछने पर तो उसके आदमी ऐसे घूर रहे थे जैसे मुझे कच्चा चबा जाएंगे। आप आकर देख लो, बड़ी मालकिन भी नहीं है, मंदिर गई हैं। अच्छा ठीक है, तू चल, मैं शावर लेकर 10 मिनट में आती हूँ। मूंगी वहाँ से चली गई और संजना रूम में आई तो विवान वाशरूम में जा चुका था। 10 मिनट बाद संजना ने डार्क ब्लू कलर की सिंगल स्ट्रिक वाली जंपसूट पहनी हुई थी। उसके काले घुघराले बाल अभी भी हल्का गीले थे जिसे उसने आगे कर रखा था। ना कोई मेकअप, ना ही कोई ओवर ज्वेलरी, बस गले में मंगलसूत्र और हाथों में घड़ी बांधते हुए वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसकी नेचुरल ब्यूटी सुबह सुबह और भी ज़्यादा खिल के बाहर आ रही थी। वो नज़रें नीचे झुकाकर घड़ी बांधते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। इस बात से अनजान कि हाल के बीचों बीच लगे सोफे पर बैठा शख्स न जाने कब से उसे अजीब नज़रों से देख रहा है। उसकी नज़र संजना के चेहरे से ज़्यादा उसके खुले हुए कंधे और सीने पर था। नजरें नीचे मिस्टर समक्ष कपाड़िया, वरना इन आँखों को निकाल कर गोटियाँ खेलने में मुझे 2 पल भी देर नहीं लगेगी। संजना बिना उसे देखे बोली और आकर उसके सामने अपने पैर पर पैर रखकर बैठ गई। इस बीच उसने एक बार भी समक्ष के चेहरे को नहीं देखा था। उसके इस एटीट्यूड को देखकर समक्ष के साथ साथ उसके साथ आए सारे बॉडीगार्ड हैरानी से संजना को देखने लगे। उसने बिना देखे कितनी आसानी से समक्ष के इरादों को भांप लिया था और एक ही लाइन में उसे ये एहसास भी दिला दिया था कि जो वो सोच रहा है वो शायद इस जन्म में तो क्या अगले 77 जन्मों में भी मुमकिन नहीं। जब जाकर संजना ने अपना सर ऊपर उठाया और अपने दोनों हाथ फोल्ड करके पीछे सोफे पर टिक कर समक्ष को देखते हुए बोली, यहाँ आने की वजह जान सकती हूँ। उसके सवाल पर समक्ष कुछ पल तक बिना कुछ बोले संजना के चेहरे को देखने लगा जो इस वक्त भावहीन था। उसकी बेखौफ आंखें देखकर समक्ष हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, जितना सुना था उससे भी ज़्यादा आग है तुम में। मुझे अपने सामने देखकर बिल्कुल भी डर नहीं लगा तुम्हें। कुत्तों को देखकर शेरनी कभी डरती नहीं मिस्टर समक्ष कपाड़िया, संजना ने टेढ़ी मुस्कुराहट लिए कहा और अपने लिए कुत्ता सुनकर समक्ष की मुट्ठियां भींच गई।
उसका एक गार्ड गुस्से में संजना की तरफ बढ़ा और अपने हाथों में लिए हुए इलेक्ट्रिक स्टिक से जैसे ही संजना के ऊपर वार करना चाहा, संजना ने बिना उसकी तरफ देखे उसके हाथ को पकड़ा और सामने टी टेबल पर रखे फ्लावर पॉट उठाकर जोर से उसके माथे पर वार किया और उसके बाद एक जोरदार लात उसके पेट में मारी, जिससे वो बॉडीगार्ड उड़ते हुए 2 फीट दूर जा गिरा और वहीं पर ढेर हो गया। अचानक से तोड़ने फोड़ने की आवाज़ सुनकर मुंगी किचन से बाहर आई तो वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान रह गई। वहीं डाइनिंग एरिया में सावी अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी तो उसने भी सामने देखा तो उसकी आंखों में हल्का सा डर दिखाई देने लगा। वो अपने पंजों के बल चलते हुए संजना के पास आने लगी। समच्छ तो कुछ ज़्यादा ही हैरान था संजना के इस बिहेवियर को देखकर। मिस्टर समच्छ कपाड़िया, मुझे लगा था आपके अंदर इतनी तो दिमाग होगी कि आप मेरे घर में आकर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अभी यहाँ जो भी हुआ अगर मैं उसका क्लिप मीडिया में दे दूँ तो। संजना अभी आगे बोल ही रही थी तभी उसे अपने पैरों पर कुछ महसूस हुआ। उसने अपनी बातें बीच में रोक कर नजरें नीचे झुकाकर देखा तो सावी उसके पैरों को पकड़कर खड़ा होने की कोशिश कर रही थी। सावी की वो छोटी सी कोशिश देखकर संजना के भावहीन चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और आंखों में ढेर सारा प्यार। उसके चेहरे के बदलते भावों को देखकर समच्छ की हैरानी दोगुनी हो गई। माई प्रिंसेस, संजना ने प्यार से सावी को पुचकारते हुए अपनी गोद में उठा लिया और उसके बालों को किस करके आगे बोली, बेटा अभी मामा ना थोड़ा सा बिजी हैं, बस आप 5 मिनट दो, इस अंकल को निपट कर मैं जल्दी से अपनी बेटी के साथ खेलूंगी। संजना की बातें सावी को कुछ समझ तो नहीं आई पर वो उसके उलझे हुए बालों में अपनी नन्ही नन्ही उंगलियां फंसा कर मम्मा मम्मा की रट लगाने लगी। बस 5 मिनट बेटू, संजना ने एक बार फिर सावी के गालों को चूम लिया और मूंगी को इशारा किया जो अभी भी डरी सहमी सी किचन के दरवाजे पर खड़ी थी। वो डरते हुए वहां आई और सावी को अपनी गोद में लेकर जल्दी से रूम में भाग गई। जान, मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है तो ब्रेकफास्ट। विवान अपने कोट के बटन लगाते हुए जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरते हुए बोल रहा था कि अचानक उसकी नज़र सामने पड़ी और अगले ही पल उसे ज़मीन पर गिरे हुए बॉडीगार्ड पर। वहाँ का नज़ारा देखकर विवान समझ गया आखिर क्या रहा है। उसने अपना सर नामे हिलाया और संजना के पास आकर बोला, जान ये घर है, थोड़ा संभाल के, और हाँ मैं ब्रेकफास्ट ऑफिस में ही कर लूँगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है तो मुझे जल्दी निकलना है, ओके। संजना ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। विवान ने संजना के माथे पर किस किया और फिर सबके सामने ही उसके होठों को स्मूच करके धीरे से बोला, अकेले में मिलो फिर बताता हूँ घर में तमाशा करने का हस्त्र। 2 मिनट के अंदर ये सब यहाँ से बाहर होने चाहिए, उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा और उससे अलग होकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। समच्छ को उसे खुद को यूं इग्नोर करते देख गुस्से से उसका चेहरा तमतमा गया था। कहानी आप लोगों को कैसी लग रही है कम से कम कमेंट बॉक्स में अपनी राय तो बताइए। अगर कहानी अच्छी नहीं लग रही है तो मैं कहानी को यहीं बंद कर देती हूँ, क्योंकि ना ही आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं और ना ही व्यूज़ आ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।